अब सर्कुलर मोशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के लिहाज से देखा जाए अर्थ की मोशन अराउंड द सन या फिर मून की मोशन अराउंड अर्थ, ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन जब हम अर्थ की मोशन के को अपने आप के गिर्द देखते हैं तो वो कहलाती है स्पिनिंग या फिर रोटेशन। तो स्पिनिंग और रोटेशन और सर्कुलर मोशन, इनमें फर्क होता है। सर्कुलर मोशन किसी पॉइंट के गिर्द पूरी बॉडी की मोशन होती है। स्पिनिंग के अंदर बॉडी अपने आप के गिर्द किसी पॉइंट ऑफ एक्सिस के गिर्द घूमती है। सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हम उस एंगल से मेजर करते हैं जो वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे घूमते हुए बना रही होती है। तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका यूनिट आमतौर पर रेडियन लेते हैं, अदर यूनिट में हम डिग्री रेवोल्यूशन भी ले लेते हैं। रेडियन वो एंगल होता है सर्कुलर मोशन में जिसकी आर्क लेंथ, ये ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये इसके रेडियस आर के इक्वल हो, तब आपका ये जो थीटा है ना ये 1 रेडियन होगा। रेवोल्यूशन पूरे चक्कर के एंगल को कहते हैं 2 पाई, इसके अंदर रेडियन एंगल होते हैं। राइट हैंड रूल के जरिए इनकी हम डायरेक्शन मालूम करते हैं। एस इज इक्वल टू आर थीटा बेसिक फार्मूला है। एस इसमें सर्कुलर आर्क लेंथ है, आर रेडियस है, थीटा इसके अंदर एंगल है। यहीं से एक और फार्मूला निकलता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एस इज इक्वल टू आर थीटा है। अगर एस को मैं 2 पाई आर कर दूं तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो थीटा 2 पाई यानी कि पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन होता है। ये बात आप याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर जो आ जाता है वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। थीटा का फॉर्मूला हमेशा हम निकालते हैं प्लेन एंगल का आर्क लेंथ ओवर रेडियस। लेकिन आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था उसके लिए सॉलिड एंगल के लिए जिसको हम ओमेगा के सिंबल से भी शो कर देते हैं, उसमें एरिया ओवर आर स्केयर फॉर्मूला यूज हो रहा था। ये प्लेन एंगल के लिए है। अब दो तीन बड़ी आम सी बातें, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री होता है और 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है, और 1 डिग्री निकालोगे तो 0.0174 रेडियन की इक्वल आता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, मतलब थीटा ओवर टी। ये आपके पास फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ से एक फॉर्मूला अब आपके पास और निकलेगा। ओमेगा हमने बात की थीटा ओवर टी होता है। थीटा को अगर मैं ले लेता हूँ 2 पाई, मतलब पूरा रेडियन सर्कुलर एंगल ले लेते हैं फुल, तो जो टाइम लगेगा ना वो टाइम पीरियड लगेगा। तो ये आपके पास ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन आ गया। बहुत मशहूर और मारूफ रिलेशन है, बहुत जगह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर होती है। यहाँ से आपके पास एस इज इक्वल टू आर थीटा से एक फॉर्मूला निकलता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब जब आप इनको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, एस इज इक्वल टू आर थीटा वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो वो बन जाएगा एस वेक्टर इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। इसी तरह v इज इक्वल टू आर ओमेगा बन जाएगा ओमेगा क्रॉस आर। एक फॉर्मूला होता है, आगे जाके पढ़ेंगे आप, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर। ये आपको इनके जो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूले हैं ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है। इनके ऊपर भी एमसीक्यू आ जाते होते हैं। बेसिक्यू आमतौर पे जब हम ये फॉर्मूले अपनी किताबों में पढ़ते हैं तो वेक्टर फॉर्म हम नहीं पढ़ते। उस लिहाज से आपका जो फन गेट या एंट्री टेस्ट है ना उसमें ये इन सवालों की अपनी खास अहमियत है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिलेशन आ जाता है। इसमें दो तीन बातें हैं कि आपकी एक्सेलरेशन आपके अल्फा से आप रिप्रेजेंट करते हो और ये ओमेगा ओवर टी के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब चेंज ऑफ एंगुलर आता नहीं है वो है क्या नाम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये वेरिएबल सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सारी चीजें पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी होगी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है जो सेंटीमीटर, बाकी कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। जहाँ तक डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का ताल्लुक है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड अप हो रही है स्पीड डाउन। अगर तो वेलोसिटी स्पीड अप हो रही है, इन दैट केस आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। उसके मतलब एक लिहाज से आपके दोनों आपस में पैरेलल होंगे अगर बॉडी की स्पीड अप हो रही है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी आपकी स्पीड डाउन हो रही है, ठीक है, तब आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और आपकी जो वेलोसिटी होते हैं ओमेगा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट या 180 डिग्री पर होते हैं। ये सिंपल सी बात है, याद होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद ये आपको कुछ फॉर्मूले नजर आ रहे हैं नीचे, ये आपके सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले हैं डिपेंडिंग अपॉन लीनियर मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर। वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्लेस करना है, एक्सेलरेशन को अल्फा से करना है, ठीक है, और एस यानी डिस्टेंस को थीटा से कर देना है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। जो फॉर्मूले आपने सर्कुलर लीनियर मोशन में पढ़े थे वो सारे यहाँ अप्लाई होंगे। वो सारे जो मैंने वहाँ आपको पढ़ाए थे जिसमें आपके पास मोशन फ्रॉम रेस्ट के फॉर्मूले भी हैं, वो भी यहाँ अप्लाई हो सकते हैं सारे के सारे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, ओमेगा तब्दील हो रहा होगा, ओमेगा चेंज होगा, लेकिन उसके अंदर अल्फा कांस्टेंट है। इनमें ओमेगा में रेट ऑफ चेंज एक रेगुलर रेट ऑफ चेंज है, अल्फा जो भी प्रोड्यूस होगा इनमें वो कांस्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें अल्फा वेरिएबल नहीं है। अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपके पास है ये वाला, ये वेरिएबल नहीं है, याद रखिएगा। सेंटीमीटर फोर्स F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगर आप वी की जगह आर ओमेगा यूज कर दें तो ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह इसका वो फॉर्मूला लगा दें जो मैंने अभी आपको बताया, एम आर 2 पाई/टी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आ जाएगी आपके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। ये वो वाहिद एक्सेलरेशन है जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। रेडियस के लॉन्ग लगता है, और कोई बॉडी अगर चेस्ट वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है या वो वेरिएबल सर्कुलर मोशन कर रही है, इन आइदर केस ये एक्सेलरेशन मौजूद होता है। वैसे बॉडी के अंदर मैंने आपके साथ नोट शेयर किए हैं जिसका टाइटल नेम है एंटी टेस्टिकुलर सर्कुलर मोशन। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके आम रूटीन से हटकर हैं। उनमें आप देखोगे 3 किस्म के एक्सेलरेशन होते हैं। एक टेंजेंशियल होता है, एक आपके पास ये वाला एक्सेलरेशन होता है सेंटीमीटर या जिसे रेडियल कहते हैं, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। याद रखिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन ये उस सूरत में होते हैं जब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, यानी उसके ऊपर टॉर्क लग रहा होता है। जब टॉर्क नहीं लग रहा होता उस लम्हे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मौजूद होता है, दैट्स ऑल। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये वाला है। इसका यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ये वही क्वांटिटी है जो वही रोल अदा करती है रोटेशनल मोशन में जो मैस करती है लीनियर मोशन में। यानी इसके जरिए हम जो रोटेशनल मोशन का इनर्शिया है ना, मोमेंट, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया गया है। अब आम मोशन में फोर्स आपका जो है, जो बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है, हमें पता है, ठीक है। और फॉर्मूला हम पढ़ते हैं फिजिकल टू एम में। इस लीनियर एक्सेलरेशन का जो एम है ये मेजर ऑफ इनर्शिया यानी कि आपके पास मैस है। इसी तरह सर्कुलर मोशन में जो बॉडी एक्सेलरेशन पैदा करती है वो टॉर्क है। वैसे भी रोटेशनल एनालॉजी है टॉर्क आपके फोर्स का, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क का, आमतौर पर अगर मैं इसी फॉर्मूले को सामने रखते हुए बनाऊं तो आई अल्फा बनेगा फॉर्मूला। इसमें आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फॉर्मूला एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ ही है खैर से। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हम बात करते हैं किसी भी रिजिड बॉडी के लिए तो उसका फॉर्मूला आपको बस आना चाहिए। इसमें फॉर्मूले की हद तक आपको पता होना चाहिए, ये वाला। आपने बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। जहां तक एंगुलर मोमेंटम का ताल्लुक है वो आर क्रॉस पी होता है फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज आपको आनी चाहिए। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास एक क्या नाम है, हुप का, रिंग का, सफियर का, ये सारे लिखे हुए हैं। और ये जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो आपको जुबान में आने चाहिए। जिस तरह मिसाल के तौर पर जब हम हुप की बात करते हैं, हुप कहते हैं रिंग को, रिंग को कहते हैं। अब रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला हमारे पास एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है जी, रिंग के लिए। और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फॉर डिस्क वो 1/2 एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल रिंग के लिए हम बात करें जिसको हुप भी कहते हैं, एम आर स्क्वायर। अगर मैं डिस्क के लिए बात करूंगा तो 1/2 एम आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूंगा सफियर के लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं रॉड की बात करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ये आ जाएगा 1/12 एम एल स्क्वायर, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले बन जाएंगे।
तो ये चारों फॉर्मूले आपको आने चाहिए, इनके ऊपर आपके आ सकते हैं क्वेश्चंस। इनकी आपस की रेशो के सवाल किए जा सकते हैं आपसे कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो बता दो। वो एम आर स्केयर को आपने 1/2 एम आर स्केयर से डिवाइड करना है, तो 2 पर चला जाएगा, 2:1 आंसर आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखें एंटी टेस्ट में यही होता है कि जो हमारा बेसिक नॉलेज होता है ना, उसी को मैनिपुलेट करके नए एमसीक्यू निकाले जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज में 4 फॉर्मूले हैं, आगे इनकी रेशो हो सकती है, ठीक है, या फिर आगे जाके मजीद हम अभी पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के हवाले से बात आ जाएगी। तो ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद। अगली बात है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम के जो फॉर्मूले होते हैं, एक तो फॉर्मूला है आर पी वाला, आर क्रॉस पी या आर पी, एम पी की वैल्यू पुट अप करते हैं, अगला फॉर्मूला ये आ गया एम वी आर का। इसमें वी की वैल्यू पुट अप करेंगे, उसका अगला जो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा एम आर स्केयर ओमेगा, एम आर स्केयर ओमेगा, ये वाला एम आर स्केयर आई होता है, तो आखिरी फॉर्मूला आई अल्फा होगा। ज्यादातर हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है जो एल है ना, ये हो जाता है कांस्टेंट। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही की बात हो रही है, रिजिड बॉडी की, वही फॉर्मूला जो बता चुका हूं मैं आपको। अब आपके पास आ जाता है इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन आ जाते हैं। अब ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आपकी बुक में जो रिलेशन है, ये महदूद है वहां तक रिंग और डिस्क के लिए बस, लेकिन ऊपर मैंने फॉर्मूले बताया आपको सफियर के लिए, रॉड के लिए, तो उसके लिए भी फॉर्मूले बनाए जा सकते। बेसिक फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। इसको कोई खास याद करने के लिए गिदर सिंह की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। आम काइनेटिक एनर्जी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ करो, एम की जगह आई लगा दो, वी की जगह ओमेगा लगा दो, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला। अब जब इस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल को मैंने मालूम करना है फॉर डिस्क के लिए, फॉर एग्जांपल, या हुप के लिए, पहले हुप के लिए कर लेते हैं, चले हुप के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, यानी रिंग के लिए। तो आई की वैल्यू पुटअप करेंगे इसके अंदर, जो कि बनेगी एम आर स्केयर, अभी बताई मैंने आपको। तो ये बनेगा 1/2 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। अब v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, स्केयर करेंगे तो ये चीज v स्केयर को शो करेगा, तो फॉर्मूला बन गया एम v स्केयर। तो यहां से एक बात सामने आ रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने बात निकाली है किसके लिए? रिंग के लिए। और लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग, वो यही फॉर्मूला होगा, दोनों सेम फॉर्मूले होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, दोनों की रेशियो 1 होगी। अब यहां से एक आइडिया आ गया हमें कि अगर हम इस तरह से रिंग के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लीनियर की शक्ल में लेकर आए और फिर देखें उसका अपने लीनियर के साथ रिलेशन क्या बनता है, तो वो क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह हम ये काम डिस्क के लिए कर सकते हैं, सफियर के लिए कर सकते हैं, हम ये काम रॉड के लिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम सफियर के लिए करके देख लेते हैं। अभी अगर हम सफियर की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम, ठीक है जी, ये लीनियर है। सो 2/5 एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। 2/5 जरा बाहर निकाल दो, हल नहीं करना 1/2 के साथ में, 1/2 इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसको सॉल्व ना कर लेना, एम वी स्केयर, ठीक है। अब ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं फॉर्मूला, ये लीनियर का फॉर्मूला है, ठीक है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग, ऊपर लिखा है, ये सबसे ऊपर यहां लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है एक रिंग कह रहा हूं सफियर के लिए, सफियर के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा
स्फीयर की लीनियर काइनेटिक एनर्जी का 2/5 के इक्वल। ये सिर्फ स्फीयर के लिए, इन दोनों की रोटेशनल और लीनियर की रेशियो निकालोगे 2/5 निकलेगी, लीनियर टू रोटेशनल निकालोगे तो 5/2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। अब ये स्फीयर के लिए काम कर लिया, आप इस तरह रॉड के लिए कर सकते हो। इसी तरह से अब ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ये रिंग की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये जो नजर आ रहा है ये स्फीयर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इन दोनों की भी तो रेशो निकाली जा सकती है, वो भी वैसे 2/5 ही आएगी। कहने का मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लीनियर का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, लीनियर का फॉर्मूला हर एक के लिए हाफ एम वी स्क्वायर है, हमने सिर्फ ये करना होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को आई की वैल्यू पुट अप करके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट अप करके एम वी स्क्वायर की शक्ल में जब शिफ्ट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर की शक्ल में, तो उसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उससे उसकी रेशो आराम से निकल सीख लो। इसमें कोई मसला किसी को बच्चे? अब ये चीजें नोट कर लो, क्योंकि आपको जो नोट्स शेयर किए हैं मैंने उनमें ये चीजें नहीं लिखी होंगी इस तरह से, ये लेक्चर में है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपने नोट्स में शामिल कर लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे चलें। अब ये आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप और रिंग की अगर वो है कैलकुलेशन है, मैं चूंकि ये कर चुका हूँ तो अब मुझे जरूरत नहीं है कि आपको मजीद ये आपकी बुक में भी खैर से हुई है। अच्छा, जिस तरह हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली, इसी तरह इनकी वेलोसिटीज भी निकाली जा सकती हैं। एक बॉडी, हमारे यहाँ जो सिलेबस में क्वेश्चन चलता है ना, वो ये चलता है कि ये स्लोप है, यहाँ से हम किसी रिंग को या किसी डिस्क को नीचे रोल करते हैं, तो जब ऊपर ही होगा तो ऊपर की जो भी एनर्जी है ना वो पोटेंशियल है, जब ये नीचे आएगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होगी, एक ये देखो लीनियर और एक रोटेशनल। तो जो भी केस है उसकी लीनियर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज को यहाँ पे पुट अप करके उसको mgh के बराबर रखकर वेलोसिटी का आंसर आप निकाल सकते हो। हुप के लिए आपके पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है √gh आता है, ये फॉर्मूला जब आप निकालते हो डिस्क के लिए तो वो आता है आपके पास √4/3gh, ये वाला नीचे लिखा हुआ है, खैर से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो दो हो गए, सफियर के लिए भी तो हो सकता है ये फॉर्मूला। अब सफियर की जो काइनेटिक एनर्जी थी रोटेशनल, वो अभी आपने देखा 2/5 हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला था। अब मैं सफियर के लिए कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, रॉड के लिए आप कर लीजिएगा। एम जी एच काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लीनियर होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी। अब लीनियर आपके पास आती है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला ऊपर हमें निकाला था 2/5 हाफ, तो 1/2 एम वी इसके मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 + 2/5 आ गया। इधर आ गया एम जी एच, एम एम से कैंसिल हो गया, एलसीएम लेंगे 5 आएगा, ऊपर आएगा 5 + 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7/5 वी स्क्वायर जी एच, और अंडरूट लेने के बाद 5/7 अंडरूट के अंदर जी एच, ये वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर आ गई। इसी तरह वेलोसिटी और रॉड निकाल सकते हो आप लोग, रॉड में एल स्क्वायर था ना, उसको हम आर लेट कर लेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब आप ये काम भी कर सकते हो, इस तरह आपका फॉर्मूले भी बन सकते हैं, इस करके फॉर्मूला बना के रखें, उसको याद करना चाहें याद कर लें फॉर्मूले को, वरना सॉल्व करने का मेथड कम से कम आना चाहिए। इसके बाद है सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आपके पास है, ऐसे सैटेलाइट को कहते हैं जो अराउंड द अर्थ घूम रहा होगा और मैन मेड सैटेलाइट होगा। हर वो बॉडी जो किसी प्लेनेट के गिर्द घूमती है सैटेलाइट कहलाती है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी इंसान के बनाए हुए सैटेलाइट घूम रहे हैं जमीन के गिर्द, ठीक है जी।
हमने जो चीज याद करनी है, एक तो उसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का या क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला √rg आपको आना चाहिए। इसमें याद रखिएगा स्मॉल आर का मतलब होता है कैपिटल आर प्लस एच। आमतौर पे एच बहुत कम होता है। 400 किलोमीटर की हाइट जो है आपके पास, याद रखेंगे आप, ये क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कहलाते हैं। इसके मुकाबले में कैपिटल आर 6400 किलोमीटर और एच अगर आपका 400 किलोमीटर ज्यादा है फॉर, तो जारी बात है कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल एच। तो आप एच को इग्नोर कर सकते हो, आर की जगह, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट अप करके फॉर्मूले को अंडर कैपिटल आर जी पुट अप कर सकते हो। यहां से जो आंसर आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये वो कम से कम वेलोसिटी है जिससे कोई क्लोज ऑर्बिटल सैटेलाइट फ्लाई करेगा अराउंड दैट, तो अपना पूरा एक चक्कर 84 तकरीबन मिनट में पूरा कर लेते हैं। हमारी बुक की इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास कैलकुलेशन है इसकी, ये आपके पास इसका अप्रोक्सीमेट आंसर्स हैं। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है। अब इसके अंदर आपने जो मजीद एक दो बातें ध्यान में रखनी है आपकी बुक में, एक तो फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का, एक आएगा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जो आपने पीछे कहीं पढ़ा हुआ है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप ध्यान में रखा हो आप लोगों ने तो 2g r, क्रिटिकल वेलोसिटी अभी पढ़ा g/r, दोनों की जरा रेशन कर लो, एस्केप वेलोसिटी ओवर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो अनरूट के अंदर जी आर तो कैंसिल हो जाएगा, अंडू 2/1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आप अंदाजा कर लो। तो इस तरह भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की आपकी जो वेलोसिटीज हैं उनका कंपैरिजन पूछा जा सकता है। अच्छा, आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बॉडी की जो वेलोसिटी है वो है 11 किलोमीटर पर सेकंड, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 40,000 किलोमीटर पर आवर, तो ये उसकी बन जाएगी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसका जो ऑर्बिटल होगा ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, यानी वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ये आपकी बुक के अंदर इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी चली जाएगी 27,000 किलोमीटर पर आवर, तो उसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर हो जाएगा। ये भी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला वही है, आपने एम वी स्केयर ओवर आर को कैपिटल जी एम एम ओवर आर के कंपेयर करके आंसर निकालना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैपिटल जी एम ओवर आर होता है। अच्छा, यहाँ एक बार नोट कर लें, बाज़ बच्चे इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन ये आ जाती है कि जी यही आपने तरीकाकार लगाया था क्रिटिकल वेलोसिटी मालूम करने में, ऊपर देखें जरा सेम, लेकिन उसमें आपने एम जी रखा था, या यहाँ पर एम वी स्क्वायर ओवर आर को एम जी के यानी कि वेट के इक्वल किया था। नीचे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इक्वल कर दिया। क्यों भाई? जी मेरा बेटा, कोई सवाल है? अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि एक होता है क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो हम पहले पढ़ रहे थे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो क्लोज ऑर्बिटिंग थे। क्लोज ऑर्बिटिंग में जब हम क्लोज टू द अर्थ होते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि क्लोज टू द अर्थ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी तब्दील नहीं होती ज्यादा। 400 किलोमीटर की हाइट तक तकरीबन स्मॉल जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इससे ज्यादा ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी में फर्क पड़ जाता है। अभी वेरिएशन ऑफ जी के मैं आपको फॉर्मूले भी लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा स्मॉल जी की वैल्यू में तब फर्क पड़ता है जब आप ज्यादा हाइट पर जाते हैं। इसलिए लो लेवल की हाइट्स के लिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसकी जो फोर्स है यानी कि कैपिटल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर जो यहाँ पर लिखी नजर आ रही है वो वेट एम जी के बराबर होती है। इसलिए वहां पर ऊपर वाली कैलकुलेशन में हमने एम जी को इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स लिया था, जबकि ये
क्लोज ऑर्बिटल सैटेलाइट नहीं है, ये हाई ऑर्बिटल सैटेलाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे जो होते हैं उनके लिए कैलकुलेशन हो रही है। तो उसके लिए याद रखिएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करते हैं, इससे फॉर्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, बाकी ये बातें तो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रियल वेट क्या होता है, अपरेंट वेट क्या होता है, बड़े सवाल इसके ऊपर बन जाते हैं। एक्चुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल वो हमारा रियल वेट है। एक्चुअल फोर्स यानी जमीन जिस फोर्स से हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो हमारा रियल वेट है। मिसाल के तौर पर हम लोग वेट कैसे मालूम करते हैं? मशीन के जरिए। मशीन रखी है फर्श के ऊपर, ठीक है। अब जरा समझो ये बात, फर्श के ऊपर मशीन रखी है, मैं मशीन पे खड़ा होता हूँ, मैं मशीन को प्रेस करता हूँ डाउनवर्ड, यानी कि क्यों करूंगा प्रेस? जमीन मुझे खींच रही है अपनी तरफ। मशीन रिएक्शन शो करेगी अपवर्ड, फर्श की वजह से। सपोर्ट कौन है? फर्श दे रहा है। तो मेरा जो वेट है वो डायल पे नजर आ जाएगा, डायल घूमेगा, पता लग जाएगा। अब मैं यूं करता हूँ कि मैं तो मशीन पे खड़ा हूँ, नीचे से फर्श गायब हो जाता है, तो मशीन नीचे फॉल करना शुरू कर देगी। मैं मशीन पे खड़ा था, मैं भी उसके साथ साथ नीचे फॉल करना शुरू कर दूंगा। अब मैं और मशीन दोनों एक साथ नीचे जा रहे हैं, मशीन अभी भी मेरे कदमों के नीचे है, लेकिन अब वो जो वेट शो करेगी वो जीरो हो जाएगा। मशीन के जरिए जो वेट आता है वो अपरेंट वेट होता है। जबकि देखा जाए जब मैं और मशीन गिर रहे हैं तो दोनों को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, स्टिल रियल वेट ग्रेविटेशनल पुल है जो mg के बराबर है, तो रियल वेट हमेशा mg होगा, ग्रेविटेशनल पुल। और ये सिर्फ दो जगह पे जीरो होता है, एक सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो होगा, याद कर लो, एक सेंटर ऑफ अर्थ पर जीरो होगा, और एक जहां ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाएगा, यानी कि आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ एट इन्फिनिटी, ये जीरो होगा। उसके अलावा ये कहीं जीरो नहीं होता। जो वेट जीरो होता है वो अपरेंट वेट होता है, जो मशीनें शो करती हैं। तो अपरेंट वेट टेंशन इन द स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग बैलेंस की। तो रेस्ट की हालत में ये रियल वेट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो लिफ्ट लिफ्ट के केसेस के बारे से इसको समझाया गया कि लिफ्ट अगर रेस्ट पर है तो रियल वेट अपरेंट वेट बराबर, लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रही है तो अपरेंट वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि रियल वेट में आपकी अप्लाइड फोर्स एम ए ऐड हो जाएगी। अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपका वेट डिक्रीज कर जाता है, एम जी में से एम ए माइनस होता है। बस आपको ये रिजल्ट आने चाहिए। और जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन स्मॉल जी के इक्वल, और उसका अपरेंटली वेट जीरो हो जाता है। सैटेलाइट हर किस्म का, या इस जस्ट लाइक अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, हर किस्म का सैटेलाइट एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की मानिंद होता है, इसलिए उसके अंदर जो आपका रियल वेट हो तो एम जी होता है, लेकिन अपरेंटली उसका वेट जीरो होता है उसके अंदर। इससे कहते हैं बॉडी वेटलेसनेस की कंडीशन में होती है। अच्छा, अब ये चार फॉर्मूले तो आपने देख लिए, इनमें वेरिएशन क्या है? ये जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, नंबर 2 पे जो केस है ये वाला, ये एक्सेलरेटेड मोशन का है। इफ रिटार्डेशन है, ऊपर जाते हुए रिटार्डेशन, ऊपर जाते हुए रिटार्डेशन, इसी तरह यही रिटार्डेशन ऊपर से नीचे आते हुए है। इफ तो ये हो जाएगा एम जी प्लस, ये बात नोट करनी है, क्वेश्चन को पढ़ के देखना पड़ेगा कि ये डिसलरेटेड मोशन का केस है या ये एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, उसके ऊपर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, कोई मसला नहीं है। बेसिक फॉर्मूला वही है, सिर्फ स्मॉल ए का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव करके चेंज किया उसको, ठीक है। एक चीज एक चीज ये हो गई। अगली चीज, किसी भी केस में बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, डिसलरेटेड मोशन है, अगर एक्सेलरेशन ए जी के बराबर हो जाए, जैसा इस केस में अगर ए इज इक्वल टू जी हो जाए तो टी हो जाएगा 2 टाइम्स एम जी, और नीचे वाले केस का तो मैसेज दे चुके हैं, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपके पास आ सकती हैं, ठीक है। तो ये चीजों को सामने रखकर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
चीज बढ़ जाए पेंडुलम एनालिसिस 2.L/G ये फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2/√। जारी बात है अगर हम इस पेंडुलम को मैं इन्हीं केसेस में लिखना शुरू करता हूँ, देखें जी मैं इनको यहीं पे लिख रहा हूँ, जरा थोड़ा सा अपने मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जरा पता लगे। पेंडुलम के लिए टी का फॉर्मूला लिख रहे हैं T इज इक्वल टू 2/√L/। अब ये केस है लिफ्ट इज मूविंग अप, तो ये G+A होगा। आपका मतलब है विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ, लेकिन ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख, अच्छा ये जो T है ना ये आपके पास अपरेंट वेट है, और ये T टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, ध्यान में रखनी ये बात, हमें ये जैसा ना बना लेना फॉर्मूलों को। एनीवे 2πL/G-A रिटार्डेशन के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह थर्ड केस के लिए जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम √L/G-A, ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और रिटार्डेशन के लिए यही फॉर्मूला देखा तो आप लोग गौर से देखो तो एक जैसी चीज चल रही है, रिसेम्बलेंस है फॉर्मूलों में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, अभी आपकी आम बुक में नहीं है चीजें, तो ये आपने नोट कर लेनी है, वेरिएशन ऑफ जी। नंबर 1 विद हाइट, हाइट के लिए अगर देखा जाए तो स्मॉल जी का जो फॉर्मूला होता है GH इज इक्वल टू G इंटू R/R+ हाइट का होल स्क्वायर। नंबर 2 इसमें आएगा विद डेप्थ, डेप्थ के साथ, यानी गहराई। अगर आपका ये जमीन है, अगर आप इसके अंदर किसी कुएं में चले गए हैं जिसकी गहराई x है और बाकी ये जमीन बचेगी नीचे, ठीक है, अगर आप x गहराई के अंदर चले गए हैं तो आपका जो इसमें फॉर्मूला बनेगा स्मॉल जी का विद डेप्थ वो बनेगा G इंटू 1-x/r। अब यहां पर पेंडुलम का फॉर्मूला अगर अप्लाई करना पड़ जाए इस केस में तो वो हो जाएगा T इज इक्वल टू 2π√L/G आएगा फॉर्मूला, और नीचे डेप्थ के अंदर T इज इक्वल टू 2π√L/G आएगा, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। फिर एक चीज आती है आपके पास पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम। अब सेकेंड्स पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब एक चीज आती है पेंडुलम एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ पे तो स्मॉल जी 0 हो जाता है, तो पेंडुलम का टाइम पीरियड अनडिफाइन हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरह पेंडुलम इन फ्रीली फॉलिंग, बाकी इसी केस में ये जो नंबर 4 है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी अनडिफाइन होगा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन फ्री फॉल, ये भी केस है जिसमें अनडिफाइंड टाइम पीरियड आता है, एक जमीन के सेंटर पर और एक फ्री फॉल में। अच्छा यहां पर एक बार याद रखिएगा, अगर आप किसी भी और प्लेनेट के ऊपर सेकंड्स पेंडुलम डिफाइन करते हो तो याद रखिएगा वहां भी उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड ही रहेगा, लंबाई में फर्क पड़ जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम ऑन मून, उसका आपके पास फॉर्मूला जो बनेगा 2π√लेंथ एट मून
वैल्यू ऑफ जी एट मून, लेकिन आंसर 2 सेकेंड्स ही रहेगा। अब 1 सेकेंड पेंडुलम है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी मैं डिफाइन करता हूं कि ये सेकेंड पेंडुलम जमीन के ऊपर है। अब मैं इसको स्पेसशिप में डाल के ले गया मून के ऊपर, तो वहां ये सेकेंड पेंडुलम नहीं होगा जो जमीन का सेकेंड पेंडुलम है। वहां वाला सेकेंड पेंडुलम जो मून वाला है, मून के ऊपर सेकेंड पेंडुलम अलग बनेगा, इसकी लंबाई चेंज करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन स्मॉल जी। और मून के ऊपर, इसके ऊपर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो अर्थ के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू का 1/6 होता है, 9.8/6 के इक्वल होता है, याद रखना। तो लंबाई भी इतना ही कम करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। ये बात थी 2-3 इसके अंदर जो आपके समझने की थी और आपकी आम टेक्स्ट से हट के थी। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के हवाले से आप लोगों ने उसका फॉर्मूला तो पढ़ लिया, टाइम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात तो आपने कर ली। अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस होता है, उस वेटलेसनेस को खत्म करने के लिए ताकि एस्ट्रोनॉट अगर उसके अंदर काम कर रहे हैं तो काम कर सकें, हम पैदा करते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे पैदा की जाती है? सैटेलाइट को अपने आप के गिर्द घुमाया जाता है एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ, जिसका वैल्यू आपको ये नीचे लिखी नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है। इसमें बस एक चीज याद रखिएगा कि F इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई अंडर रूट ए की जगह G ओवर आर। इसमें स्मॉल आर आपके जो सैटेलाइट है ना उसका रेडियस है, ये जो स्मॉल आर लिखा हुआ है ये सैटेलाइट का रेडियस है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आप याद कर लेंगे एक चीज, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट होता है जिसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, जमीन की अपनी स्पिनिंग जो टाइम होता है उसके साथ सिंक्रोनाइज होता है, या फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज होती है, दोनों की स्पीड सिंक्रोनाइज होती है, बात एक ही है तीनों बातों की। यानी एक ऐसा सैटेलाइट जो जमीन के इस तरह से घूमेगा कि वो जितनी देर में चक्कर मुकम्मल करेगा इतनी देर में जमीन एक रोटेशन मुकम्मल करती है अपने आप के गिर्द, ठीक है। तो इनकी जो स्पीड होती है दोनों की सिंक्रोनाइज कर देते हैं, इसका सैटेलाइट जमीन के जिस हिस्से पे वहीं रुका रहेगा। अब इसके लिए जो इसमें कम्युनिकेशन में मल्टीपर्पज के लिए, मतलब जासूसी करने के, स्पाई पर्पस के लिए और नेविगेशन में, चाहे एयर की हो या सी की हो, इनको इसको यूज किया जाता है। इसका जो रेडियस है उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कोई इतना बड़ी लंबी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ यही है कि हमने सेंटीमीटर फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रखना, ये पहली क्वेश्चन। उससे वेलोसिटी का इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए, 4.23 10⁻⁴ किलोमीटर। ये अर्थ के सेंटर से स्पीड आ रही है, अर्थ के सेंटर से। अगर आप इसमें जो इसकी हाइट निकालना चाहते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ इसमें से निकाल दें, इस टोटल फॉर्मूले में से, जो फिर बहुत सारे इस तरह के सर। जी, तकरीबन 30,000 टीवी और 611 और 14 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, ठीक है। इंटरसेट का मतलब यही है कि इंटरसेट एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, असल में इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। 126 कंट्रीज इसको ऑर्गेनाइज करती हैं, जमीन के ऊपर तकरीबन 200 से कुछ ज़्यादा ही
सब ये सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास स्टेशंस, अर्थ स्टेशंस बने हुए हैं, और यहाँ पे जो वेव्स यूज़ होती हैं माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं, ठीक है। और बिल्कुल एंड पर न्यूटन्स और आइंस्टाइन व्यू है अबाउट ग्रेविटेशन। इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि न्यूटन का जो व्यू था ना, उसके मुकाबले में आइंस्टाइन व्यू अबाउट ग्रेविटेशन ज़्यादा बेटर था। पहला एमसीक्यू तो ये आता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज के अंदर आपको पता होनी चाहिए कि आइंस्टाइन ने ये व्यू दिया था कि जो स्पेस एंड टाइम है जस्ट लाइक अ रबर शीट, स्ट्रेच्ड शीट की मानंद होता है, जिसमें जब किसी कोई सैटेलाइट को हम रखते हैं तो उसमें जियोडायसिस जो बनती है ना, रीजन बिहाइंड बता, दोनों के अंदर सिमिलरिटी ये थी कि दोनों ने बताया था कि इनवर्स के लॉ ओबे होता है इसके अंदर, ठीक है जी। अब बता, न्यूटन ने इसको कहा था ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर जब सोलर इक्लिप्स के ऊपर जो बैंड लाइट की मेजरमेंट का सवाल आया, तो आइंस्टाइन की जो कैलकुलेशन थी वो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उसके साथ मैच कर गई थी, जबकि न्यूटन की कैलकुलेशन मैच नहीं की थी। इसलिए ऐसे हम आमतौर पर न्यूटन व्यू को अबाउट ग्रेविटी ज्यादा बेटर व्यू समझते हैं। तो ये आपका जी आपका हो गया सर्कुलर मोशन का टॉपिक। क्वेश्चन को देख लीजिए।